हेलो एवरीवन। सेल्फ एजुकेशन ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब एग्ज़ाम के सिर्फ 1 से डेढ़ महीने ही बचे हैं, तो इसी क्रम में मैंने एक छोटी-सी कोशिश की है कि जितने भी सिद्धांत हैं, जिससे हर वर्ष 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको मैं क्रम वाइज़ एक ही वीडियोज़ में करा दूँ, चाहे वो सीडीपी में हो, ईवीएस में हो या हिंदी पेडागोगी में हो, किसी भी में हो, मैथ पेडागोगी में। तो जहाँ से 8-10 प्रश्न हर वर्ष किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, तो मैंने कोशिश किया कि इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी सिद्धांत हैं, उसके जो भी बेसिक आइडियोलॉजी हैं, जो भी उसके खंड है, जो भी सिद्धांतकों द्वारा बताए गए कृत्य हैं, तो उन सबको इस लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे संज्ञानात्मक विकास, तो इसको किस तरीके से वो प्रश्न बनाते हैं, इसी पे कैसे 5-7 प्रश्न पूछ लेते हैं, या अधिगम हो या सामूहिक विकास हो या मूल्य हो, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स है जिस पे हर वर्ष 10 से 20 प्रश्न आते हैं, तो मैं आगे भी प्रयास करूँगा कि जैसे मुझे समय मिले तो उन पे भी लेक्चर्स लाऊँ और आपके जो भी डाउट्स हो वो कंप्लीट हो और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। अभी आप प्रयास करें कि नई चीज़ों को बिल्कुल ना पढ़ें, इसे एज़ अ रिवीज़न आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे और इन सीरीज को करने के बाद आप डेफ़िनेटली अन से 10-20 मार्क्स तो ज़रूर ही आगे निकल जाएँगे। इसलिए मेरा मानना है कि मैं वही चीज़ें आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से कंप्लीट कराऊँगा जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, जिसको नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस आपको समझना है कि एक्चुअल क्या डेफ़िनिशन होता है और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न आते हैं और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। इवन सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2, दोनों में पेडागोगी में इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। इसमें हम लोग उसके सारी ए टू जेड डिटेल पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से बिंदु है, डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, उनके कौन कौन से अवस्थाएं हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियोज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। पहले पियाजे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। संज्ञान यानी प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण या उद्दीपित जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययकरण जिसे विचारों का निर्माण कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण जिसे देखकर सीखते हैं, आदि का मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेंगे कि जीन पियाजे मूल रूप से कहाँ के हैं, तो वो स्विट्जरलैंड के हैं और मनोवैज्ञानिक हैं वो, और इन्होंने संज्ञानात्मक जो स्टडी है, जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, उस पे सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। इसमें एक वर्ड है संज्ञान। तो संज्ञान होता क्या है? सह ज्ञान, यानी खुद के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो सेल्फ रियलाइबल से जो थ्योरी जो आप ज्ञान करते हो, जिसे जानते हो। संज्ञान आप वर्ड में ही आप खोज सकते हो कि सन या सह यानी खुद से, और ज्ञान मतलब नॉलेज। तो जो अपने से जो अस्थाई है, जो आप आसपास के लोगों से सीखते हैं, आसपास की चीज़ों से महसूस कर या उसे जान कर जो चीज़ें आप सीखते हैं, उसे संज्ञान कहते हैं। और उसी को संज्ञानात्मक यानी संज्ञान में लेना, उसे संज्ञानात्मक कहते हैं। तो उसी पे ये बेसिकली ये थ्योरी बेस्ड है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एक प्रश्न और यहाँ से इस लाइन से पूछेंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे जीन पियाजे को। अब हम लोग जानते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो विकासात्मक यानी जो विकास आत्मा के द्वारा यानी स्वयं के द्वारा होता है,
उसे ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। तो क्या है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी जो विकास के चरण हैं, जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर जब आप इस मृत्यु जब आपकी आती है या वृद्धावस्था, उससे पहले तक जो जो चीज़ें होती हैं उसे ही विकासात्मक कहते हैं। यानी एक विकास जो है वो क्रमबद्ध चलते रहता है। और ये विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था से। तो एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि किस सिद्धांतवादी ने या किस वैज्ञानिक ने विकास का प्रारंभीकरण यानी विकास शुरू होता है वो गर्भावस्था से माना है? तो ये भी आप याद रखें कि गर्भावस्था से विकास का प्रारंभ होना जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। अब इसके जो अलग अलग जो अवस्थाएं उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या है, जन्म के समय शिशु व जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, यानी कि उसे ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। तो इसका अर्थ है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे बाहरी दुनिया के बारे में या उसे आसपास के जो लोग हैं उसके जो बोली जाती है, जो बोलियां उनके द्वारा बोली जाती है या सिखाई जाती है, तो उसका ज्ञान उसे नहीं होता। जैसे जैसे उसका परस्पर विकास होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो क्रियाएं करने लगता है, चीज़ें सीखने लगता है, या कोई भी जो अपना अभिव्यक्ति है जिसे वो व्यक्त कर सकता है उसे वो बोलने के माध्यम से या मौखिक रूप से बताता है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यानी अभी सक्रियात्मक यानी अभी सक्रिय नहीं हुआ जीवन में, उसके पहले के जो अवस्था है उसे 2 से 7 वर्ष जीन पियाजे ने माना है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रजनित अवस्था जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों को माना है? तो वो 0 से 2 वर्ष के। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। देखो आप इसे नोट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप सिर्फ चीज़ों को समझो कि चीज़ें होती क्या है। अब जैसे वो वहाँ पे पूछेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो वहाँ पे आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आप टर्मिनोलॉजी समझो। पूर्व यानी पहले, सक्रियात्मक यानी सक्रिय माने जो सक्रिय नहीं हुआ है, जो आत्मक जो यानी मनुष्य का जो चीज़ें करने का मन करता है, इच्छाएं करता है, उसमें अभी वो केंद्रित नहीं हुआ, उससे पहले की अभिक्रिया पूछ रहा है। तो ऐसे अगर आप टर्मिनोलॉजी आप समझ जाओगे तो वहाँ पे आपको किसी भी किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें वो क्या क्या कहते हैं, इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुक्रम के माध्यम से सीखता है। तो आपको पता है कि ये जो उम्र है 2 से 7 वर्ष, इस वर्ष में बेसिकली जो बच्चा होता है, पहले इसको और डिटेल में पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती, गणना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्की भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत होना, निर्जीव व्यक्तियों में संजीव चिंतन करने लगता, प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। तो देखो बेसिकली जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष का उम्र है। इस उम्र में जो बच्चा होता है, यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो है इसे खिलौनों की आयु कही जाती है, यानी ये खेलने की उम्र है। इस उम्र में जब आप बच्चों को कोई चीज़ें सिखाओगे, इस उम्र में जब आप बच्चों को कोई चीज़ों करने को कहोगे, तो वो क्या होगा कि वो बहुत संवेदनशील, यानी वो आपकी हर बात मानेगा। अगर आप कहोगे कि बेटा वो पानी ले आओ, वो आटा की डब्बा ले आओ, तो वो क्या करेगा कि उसे मज़ा आएगा उसमें। वो कहेगा कि नहीं माँ कह रही है, उसे आइडिया नहीं है कि इसका क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो आपकी बातों को सुनता है और त्वरित रिएक्शन करता है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो चाहे किसी में पूछे, पियाजे में पूछे, या आगे भी जो थ्योरीज आएंगे उसमें भी ये चीज़ जो कॉमन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, वो है कि इसमें बच्चा जो होता है उसे ज्ञान उतना नहीं, अभी वो सीख रहा है, धीरे धीरे वो सीखते जाएगा। और जैसे जैसे उसे विकास होगा तब वो चीज़ें समझेगा, तो आगे उसे सोशल अटेंशन चाहिए, परिवार का उसे वैल्यू चाहिए, तो वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है।
अगला है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष के लिए होता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना, अंतर, समानता, असमानता, सही गलत, उचित अनुचित आदि करना सीखता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसका बेसिकली अर्थ क्या है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी उसके जो भावनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो करने की अभिलाषाएं हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि मूर्त हो रहा है, यानी वो पूर्ण रूप ले रहा है। यानी उसके जो लालसा है, उसकी जो पाने की चाहत है, वो धीरे धीरे इसमें मूर्त हो रहा है। और वो क्या कर रहा है कि अब वो तार्किकता की ओर शुरू हो रहा है। अभी वो तार्किक हुआ नहीं, अभी वो गलत सही का फ़र्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो शुरू हो रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ से वो रिएक्शन करेगा। उसे कोई चीज़ अगर बुरी लगी, उसे आप मन चाहे चीज़ नहीं देते हो, तो वो उसका रिएक्शन करना यहाँ से प्रारंभ करता है। वो जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मान लो, जैसे आपका बच्चा है या आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो आप किसी छात्र को अगर ये 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को टॉफ़ी देते हो, तो दूसरा जो आपका जो छात्र होगा, वो तुलना करेगा कि मैम इसे क्यों दी, या सर इसे क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिया। या ये भी हो सकता है कि अगर आप लड़का लड़की क्लास में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो अगर एक साइड लड़का है एक साइड लड़की है, या कोई लड़का लड़की को वो डांट रहे हैं या कुछ भी करे, तो वो अपने आप को प्रोत्साहन देगा कि मैं बच गया, मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे बुरा हूँ। तो इस टाइप की जो भावनाएं हैं, वो बेसिकली 7 से 12 वर्ष की अवस्था में चालू होती है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष के बाद शुरू होता है। इस अवस्था में किशोर के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने का योग हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। पूर्ण विकास की योग्यताओं मानसिक होता है और परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। तो आप समझो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अब जो चीज़ें हैं, जो मूर्त जो अभी हमने पढ़ा कि उस प्रारंभ करता है, अब वो चीज़ें औपचारिक रह गई है। यानी आप उसे कुछ भी कहोगे तो वो आपको मानने के लिए तैयार नहीं। अब उसके लिए औपचारिक है। अगर आप कहोगे कि खाना खा लो, तो वो उसको अगर मन की इच्छा होगी तभी वो खाएगा। वो नहीं चाहेगा कि अगर मैं खाऊँगा तो बीमार हो जाऊँगा, या नहीं खाऊँगा तो कमज़ोर हो जाऊँगा। अब उसे इस बात की फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके लिए ये सारी चीज़ें टेम्परोरी हो गई हैं। तो वो क्या करेगा कि अब यहाँ पे वो खूब चिंतन करेगा। अब वो सही गलत का फ़र्क, अगर उसके साथ कहीं भेदभाव हो रहा है, कहीं उसके साथ कोई ग्रुपिंग में आकर उसे पिटाई कर रहा है, या आप उसे डांट रहे हो, या आप उसे कहीं घर से जाने को कह रहे हो, तो अब वो चीज़ों को बार बार सुनेगा, बार बार वो सोचेगा कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है। तो अब ये जो उम्र है 12 वर्ष के बाद, यहाँ पे वो चिंता करेगा। वो हर चीज़ को पहले 2 सकारात्मक और नकारात्मक अपने विषय में सोचेगा। तो ये जो अवस्था है, बिल्कुल ये पूर्ण विकास है। यानी अब यहाँ से उसका जो विकास है वो हो चुका है। जो भी उसके चीज़ें सीखनी थी, या क्या गलत है क्या सही, अब यहाँ से वो खुद निर्णय लेने की ओर बढ़ेगा। ठीक है। इसके शिक्षा का जो महत्वपूर्ण योगदान है, वो संक्षेप में आप समझे। जीन पियाजे का जो बेसिकली सिद्धांत है, उसका क्या उद्देश्य है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया जीन पियाजे द्वारा। यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। यानी बाल केंद्रित का मतलब हुआ कि अगर आप एक टीचर है और कोई स्टूडेंट है, तो आपको वहाँ पे अपने अनुसार कोई क्रियाएं नहीं करनी, बल्कि बच्चों को आपको केंद्र में रखना है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपके मन में हुआ कि मैं कंपटीशन या कोई टेस्ट रखूं, तो आप उसमें जो प्रश्न जो सेट करेंगे, उसमें वहाँ पे आपकी अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चा क्या है, बच्चे की मानसिकता क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की शिक्षा का स्तर क्या है, इन सब चीज़ों को आपको केंद्र में रखना है। और इन सब को केंद्र में रखकर ही आपको प्रश्नों को सेट करना है। तो इस तरीके से ये जो शिक्षा है, इसे बाल केंद्रित, यानी बालक यानी छात्र या जो भी कह लें अपनी लैंग्वेज में, उसको केंद्र में रखना है और उसके अनुरूप ही क्रियाएं करनी है। अगर उसे कोई चीज़ में रचनात्मकता आ रहा है खेलने में, तो उसे खेलने के लिए प्रोत्साहन देना है। अगर उसे ड्राइंग बनाने में, तो उसे उसके लिए प्रोत्साहन देना। अगर उसे एक्टर बनने का मन है, तो उसके लिए प्रोत्साहन देना है। तो इसे ही बेसिकली बाल केंद्रित कहते हैं।
जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें बस एक कंक्लूजन के तौर पे हैं। तो आपने इसमें क्या-क्या समझा? बेसिकली आप एक बार और देख लो। पहला तो आपने समझा कि जीन पियाजे कहाँ का है और इसने कौन से सिद्धांत दिए, इसके द्वारा क्या-क्या चीज़ें हैं और कौन-कौन सी अवस्था में इनकी क्रियाएँ करती हैं, कौन-कौन से बालक अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग क्रियाएँ करते हैं, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो ये 4 अवस्थाओं में हमने उनकी चीज़ों को समझा। अब इनके कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, कुछ प्रश्न जो बनने की संभावना है। जैसे पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है विकास अवस्था के सिद्धांत से जाना जाता है या संगठनात्मक सिद्धांत, तो दोनों का अर्थ एक ही है। हमने यहाँ पे पढ़ा भी है विकास अवस्था का सिद्धांत शुरू में ही हमने पढ़ा। हाँ, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न इससे बन सकते हैं कि पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है। तो आपको पता है कि जो बचपन है, बचपन में उसे जो दिशा प्रदान की जाती है वही जो है वास्तविक रूप उसके भविष्य में बनता है। तीसरा प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों का महत्वपूर्ण नाम माना गया है? तो वो है संगठन और अनुकूलन। संगठन का मतलब हुआ कि वो जो संगठित जो चीज़ें हैं, जो उसके द्वारा की जाती है उसके आस-पास के लोगों के और अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, यानी वो जो चीज़ें उसके आस-पास की जाती है, उसके आस-पास जो स्थितियाँ हैं उसके अनुकूल है या विपरीत है। ठीक है? तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो आपने अभी पढ़ा कि 12 वर्ष की उम्र के बाद जब होता है औपचारिक या अमूर्त जब रह जाता है तो वो क्या रहता है? तार्किक क्षमता का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला है व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? तो वो अनुकूलन। अभी हमने पढ़ा एडेप्टेशन, यानी उसके आसपास या उसके जहाँ वो जाता है वहाँ पे उसके अनुकूल या उसके अनुरूप वातावरण की उपलब्धता है या नहीं, उसके अनुरूप चीज़ें हैं या नहीं, वो चीज़ें जो करना चाहता है क्या वो उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्या वो निगेटिविटी या पॉजिटिविटी है। तो ये सब चीज़ें जो मायने रखती है। ठीक है। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो वो है पर्यावरण के साथ, यानी जैसा उसे एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा उसके आसपास चीज़ें होंगी उसी के अनुरूप वो चीज़ें सीखेगा। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो अमूर्त या औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था में होता है। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896, इसको प्लीज़ आप याद कर लेना, शुरू में नहीं दिया हुआ था, हो सकता है कहीं पूछ ले। अगला है बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चीन एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करते। इसका तात्पर्य किसमें है? तो यहाँ पे देखो प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चीन एवं तर्क, तो ये जब संगठित होते हैं, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की उपयोगिता ज़्यादा होती है। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो खोज पद्धति से। वो जितना ज़्यादा खोजेगा, जैसे जैसे उसकी चीज़ें करने की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी जो मानसिक विकास है या मानसिक क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि होगी। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? तो वो स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। अभी हमने जाना 10 वर्ष या 12 वर्ष के बाद जो होता है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, सोशल अटेंशन चाहता है, परिवार में भूमिका चाहता है, पीयर ग्रुप्स में वो लीडरशिप चाहता है। तो वो सब चीज़ें 10 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। जीन पियाजे का प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो बाल विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो है। पूर्व संक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किए जाते हैं? तो पूर्व यहाँ पे पूछ रहा है, प्रश्न में देखोगे पूर्व अगर टोटल रहता है तो 4, लेकिन पूर्व पूछ रहा है तो एक था औपचारिक एक अनौपचारिक। तो यहाँ पे पूर्व क्रियात्मक काल और अंतः प्रत्यात्मक काल। ठीक है। संवेदी पेशीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो संवेदी पेशीय अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। तो हमने जीन पियाजे को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे और कहीं न कहीं जो भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे उसको आप बनाने में सक्षम होंगे। और अगर आपको
प्रथम बार में लगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें मुझसे समझ में नहीं आ रही, तो आप या तो कमेंट करने लेना या फिर डबल इस वीडियो को देखना, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं फास्ट मोड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और इस वीडियोस को ज़्यादा बड़ा करना नहीं है, तो वही चीज़ें पढ़ना है और उन्हीं चीज़ों को जानना है जो एग्ज़ाम में काम है। और हमने जीन पियाजे के बारे में लगभग सभी चीज़ों को इस वीडियोज़ में पढ़ लिया है, तो आप प्रयास करें इसे बार बार समझें और बार बार चीज़ें दोहराएं। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा सिद्धांत है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है वाइगेत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो पहले इसके बेसिक डिटेल ले लेते हैं। वाइगेत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाते हैं, जबकि वाइगेत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार बनाते हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न जो बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि जीन पियाजे का सिद्धांत वाइगेत्स्की सिद्धांत से कैसे अंतर है। तो वो है कि जीन पियाजे उम्र यानी जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी विकास या उसकी जो सोचने समझने की क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे वाइगेत्स्की क्या कह रहा है, वाइगेत्स्की कह रहा है कि संज्ञानात्मक जो विकास है, जो संज्ञान में चीज़ें आती है, वो सामाजिक संस्कृति के आधार पर, यानी जो समाज के आसपास में उसे चीज़ें की जाती है, उसके संस्कृति में जो जो विशेषताएं हैं उसके अनुरूप ही बच्चों का विकास होता है। यहाँ से दो प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसे प्लीज़ आप याद रखें। अगला लाइन है कि वाइगेत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी नकल, वहाँ पे हमने पढ़ा था एडॉप्शन, ठीक है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगेत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रख के करता है। तो हमने पढ़ा इसका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो आप याद रखेंगे। वाइगेत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसमें इसके तीन तत्व आधार हैं। पहला, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगेत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करता है और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण के आधार बनाकर करता है। तो बेसिकली इसका अर्थ हुआ कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज की जो चीज़ें हैं उसका वो नकल यानी अनुकरण करता है और वो अंतःक्रिया यानी खुद के क्रियाओं द्वारा अपने दैनिक जीवन में शामिल करता है या उसको प्रभावित करता है। दूसरा है भाषा। भाषा का कैसे सामाजिक संस्कृति के अलावा संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो वो है भाषा को एक उपकरण मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज की संस्कृति के साथ साथ अंतःक्रिया कार्य करता है। वाइगेत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। तो भाषा का वही अर्थ है कि जो उसके समाज में या आसपास के क्षेत्रों में बोली जाएंगी उसका प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। तीसरा है संस्कृति। तो संस्कृति यानी वाइगेत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्यों के साथ व्यवहार करने को प्रेरित करती है। बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा सीखता है। तो बेसिकली जो संस्कृति है, नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज़ का कई तरीक़ों से होता है। मोरल वैल्यूज़ एक तो होता है कि स्वयं द्वारा कर सकते हो अंतः प्रेरित यानी खुद से प्रेरणा लेकर। दूसरा मोरल वैल्यूज़ में होता है कि जो आपके साथ जो होता है उससे भी आप नैतिकता के आधार बनाकर क्रियाएं करते। तीसरा मोरल वैल्यूज़ हो सकता है कि आपके परिवार की क्या भूमिका है, आपके समाज की क्या भूमिका है, आपके पीयर ग्रुप्स यानी दोस्त का क्या भूमिका है। तो ये सब संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं जो वाइगेत्स्की के सिद्धांत का आधार है। पहला क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज से का नकल करके खुद के द्वारा क्रिया करना। दूसरा क्या है, भाषा। और तीसरा क्या है, संस्कृति। अब वाइगेत्स्की के सामाजिक सिद्धांत का विशेषता क्या है। तो वाइगेत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन
इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति द्वारा होता है। वाइगेत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। तो आपने पहले भी देखा कि कैसे समाज का, भाषा का और संस्कृति का प्रभाव होता है। तो इसके सिद्धांत का बेसिकली विशेषता यही है कि इन माध्यमों से कैसे उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दैनिक मूल्यों का निर्धारण होता है और नैतिकता मूल्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दो सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, वो है चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो क्वेश्चन इससे भी आते हैं। चॉम्स्की ने ये सिद्धांत 1959 में किया। इस सिद्धांत अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्रों में निहित होता है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया, वो था नॉम चॉम्स्की, और इसका प्रतिपादन 1959 में किया। दूसरा क्या है कि वो भाषा का विकास कब से मानता है, तो जन्मजात से ही, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तभी से ही बच्चा में भाषा का विकास होता है, भाषा सीखने की क्षमता विकसित होती है। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको मिला। ये देखो, ये जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ कि बनने की संभावना है, तो ऐसे ही प्रश्न आते ही हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है या लास्ट ईयर जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें पता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता में होती है, वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशील होता है। इसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा की सीखने की क्षमता कम रहती है। तो देखो यहाँ पे क्या जो प्रश्न बनने की संभावना है। पहला है कि जो चॉम्स्की जो बातें कह रहा है वो है कि जो भाषा सीखने की क्षमता है बच्चों में जन्मजात से तो है ही, लेकिन ये प्रभावशाली 5 वर्ष तक ही रहता है, और आफ्टर 5 इयर्स इसकी जो क्षमताएं हैं वो क्या होता है कि धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जब वो 5 वर्ष के बाद दूसरी भाषा, तीसरी भाषा सीखेगा तो उसे सीखने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन है, चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीखता है। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है, जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है, समानता इसे कहें तो गॉड गिफ्ट। तो देखो, गॉड गिफ्ट के रूप में कह रहा है कि यानी जो भाषा सीखने की जो चीज़ जो है बच्चों में जो जन्मजात होती है, बेसिकली गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड का मतलब है कि स्पेशल। आप एक स्पेशल गॉड गिफ्टेड दूसरे संदर्भ में भी होता है कि किसी की क्षमताएं बहुत अधिक होती है और वो कोई चीज़ें बहुत ही अलग लेवल पे करता है, उच्च स्तर पे करता है, तो वो गॉड गिफ्टेड अलग क्षेत्र में है। और यहाँ पे जो गॉड गिफ्टेड का है वो इस संदर्भ में है कि जो भाषा को जो सीखने की क्षमता हमें प्राप्त हुई है ये अलग यंत्र है, यानी ये गॉड गिफ्टेड एक विशेष चीज़ है जो हमें हमारे जीवन को मिला है। इसके सिद्धांत का विशेषता क्या है? पहला है कि जन्मजात का क्षमता। अभी हमने पढ़ा कि जन्मजात यानी जन्म से ही उसका भाषा सीखने की क्षमता विकसित रहती है। दूसरा है पर्यावरण की महत्वता। देखो, पर्यावरण की महत्वता क्या है कि जो पर्यावरण जो है, जो यानी जो इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास जो है उस पे हमारी निर्भरता रहती है, क्योंकि वो जो हमारे विकास है, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अगर वो भोजपुरी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा है भाषाओं में संबंध, यानी चॉम्स्की मानता है कि दुनिया में जो भी भाषाएं हैं वो एक दूसरे से संबंध है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की भाषा को संज्ञा, क्रिया, विशेषण के आधार पर विभक्त किया जाता है, यानी जो भाषाएं हैं चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथिली हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे आप हिंदी उर्दू को देख लो, हिंदी में भी आप जो चीज़ें बोलते हो तो उसमें उर्दू कहीं ना कहीं मिक्स रहती है, भले उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे आप मान लो कि आप बहुत
खूबसूरत हो। तो इसमें क्या हुआ कि आप खूबसूरत हो तो खूबसूरत वर्ड हो गया उर्दू, आप हिंदी, तो ये मिक्सर है। तो आप कहीं न कहीं जो चॉम्स्की जो कह रहा है, भाषा जो एक दूसरे से संबंध रखता है, बशर्ते उसकी क्रियाएँ, उसके विशेषण को अगर हम समझें तो। भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी अभी पढ़ा जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो बच्चों को बचपन में ही प्रदान होती हैं, जो भाषा वो जन्म से सीखता है और वो जो सीखने की क्षमता है वो 5 वर्ष के बाद कम प्रभावशाली होने लगती है। सार्वभौमिक व्याकरण, इसके अनुसार भाषा को सीखने के साथ-साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा बढ़ती है। अब देखो, सार्वभौमिक व्याकरण का बेसिक अर्थ है कि अगर आप कोई भाषा सीख रहे हो, अगर आप हिंदी सीख रहे हो, तो हिंदी में जब तक आप व्याकरण नहीं सीखोगे तब तक उसका शुद्धतम रूप आप नहीं बोल सकते हो। जैसे आप बेसिकली बोलते हो कि आप अच्छे हैं, है कि नहीं? तो इसको आप हिंदी में और अच्छे तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? ग्रामर अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो कोई होते हैं कि ग्रामर्स को जैसे योर एफर्ट, और वहीं पे कोई बोल रहा है योर एक्सर्शन। तो इस तरीके से अगर आप ग्रामर ऐड करते हो, तो वो जो भाषा की जो पकड़ है या भाषा की जो विशेषताएँ हैं, उसमें आपको महत्वता हासिल होती है। तो ये बेसिक है, तो ये भी चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत आप याद रखेंगे, इससे भी 1-2 प्रश्न आते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ का है? तो ये कनाडा का है, आप याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये कनाडा का है। इसका सिद्धांत उन्होंने 1977 में दिया और यह प्रयोग बार्बी डॉल यानी जीवित जोकर फ़िल्म में इन्होंने किया था, ठीक है? सामाजिक अधिगम का अर्थ बेसिक का होता है, तो बेसिक सामाजिक अधिगम का अर्थ होता है सामाजिक अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना, यानी आप समाज में रहकर समाज की आसपास की क्रियाओं को देखकर, समाज की भावनाओं को महसूस कर, समाज की जो चीज़ें होती है उसे जानकर, या समाज में जो क्रियाएं होती है उसे पहचान कर, यानी बेसिक जो इसका अर्थ है वो है कि आपके समाज में जो भी क्रियाएं होती है उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वो निगेटिव है तो वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बेसिक अर्थ इसका यही है। इसको अच्छे से समझते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक विस्तृत रूप। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में कमरे में बहुत से खिलौने रखे गए। उस खिलौनों में एक बार्बी डॉल यानी बड़ा सा गुर्रा रखा गया, गुड़िया। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक होता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। उसके बाद बालकों को 3 समूह में बांट दिया गया। पहले समूह उसको आगे की फिल्म दिखाई जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया। दूसरे समूह क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया। तीसरे समूह बालक को न दंड न पुरस्कार मिला। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौनों के साथ एक कक्षा में बैठाया गया और उसका निरीक्षण किया तो पाया कि जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी उन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामकता दिखाई और जिन्हें दंडित करने वाली फिल्में दिखाई उन्हें आक्रामकता दिखाई। तो ये एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने बॉबी डॉल जो है उसके माध्यम से एक फिल्म बनाई थी और उसका उन्होंने प्रतिपादन किया और अलग अलग बच्चों में क्या करते हैं उसका रिसर्च किया तो इसके क्या परिणाम है। तो हमने सीखा कि अगर निगेटिव है तो निगेटिव प्रभाव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए। पहला अवधान, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। यानी अगर किसी का आप निरीक्षण कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है जो उसे आकर्षित करती है वो है लोकप्रिय या रोचक जो चीज़ें उसे आकर्षित करती है। रोचक और आकर्षक का मतलब है या लोकप्रिय का मतलब है अगर उसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो अगर आप उसे क्रिकेट देते हो तो कहीं ना कहीं उसमें रोचकता आएगी और उसमें वो और रचनात्मकता लाने का प्रयास करेगा। दूसरा है धारणा,
व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान रूप में वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण करता है। देखो, धारणा का बेसिक अर्थ है कि आप किसी के बारे में कैसा सोच रखते हो, कैसा विचार रखते हो। जैसे आप मान लो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप उनके प्रति मन में एक पॉजिटिव धारणा रखते हो, मन में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखते हो, तो आपके मन में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अगर उनके खिलाफ उनके अपने मन में निगेटिव चीज़ें रखते हो, निगेटिव धारणा रखते हो, तो उससे आपके मन में निगेटिव चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो धारणा का बेसिक अर्थ यही होता है। पुनः प्रस्तुतिकरण यानी किसी चीज़ को फिर से प्रस्तुत करना, रखना। पूर्ण बलन यानी किसी चीज़ पे फिर से बल देना। अगर आप जैसे सीटेट एग्ज़ाम में फेल हो रहा और आपने फिर से पूरी ऊर्जाएँ, पूरी बल लगाकर एग्ज़ाम दिया, तो आपके चांसेस है कि उस एग्ज़ाम को निकले। अगर आपने बल नहीं लगाया तो हो सकता है कि आप उस एग्ज़ाम में फेल करें। तो उन्होंने 4 मानकों पे अनुकरण को सीखने की जो चीज़ें हैं उसका उन्होंने प्रतिपादन किया। पहला क्या है? अवधान। ठीक है, अवधान मतलब कि जो चीज़ें उसको आप दोगे उसके अनुरूप वो क्रियाएं करेगा। धारणा यानी किसी के प्रति आप कैसी धारणा बनाते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण यानी किसी चीज़ को फिर से प्रस्तुत करना। चौथा है पुनर्बलन यानी किसी चीज़ पे फिर से बल देना। अब इसके जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने सामाजिक सिद्धांत को जो 3 चीज़ें जो आधार बनाए, वो है स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। इसका मतलब क्या होता है? पहला देखो, स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण का मतलब होता है कि अगर आप जैसे एग्ज़ाम कहीं जाते हो, ठीक है, तो आपके मन में कोई चीज़ें आती हैं, तो आप क्या करते हो कि उसका निरीक्षण वहाँ जाकर आप उसको फिर से देखते हो और खुद को संतुष्टि यानी खुद के सेटिस्फैक्शन के अनुसार वो क्रियाएं करवाते हो, यानी वो चीज़ें करवाते हो। दूसरा, विवेकपूर्ण निर्णय। अब आप किसी प्रश्न में असमंजस में हो, जैसे मान लो कि अभी सीटेट का आपका एग्ज़ाम है और आपको लगता है कि मुझसे होगा, फिर आपके दूसरे टाइम लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, फिर लगेगा होगा, फिर लगेगा नहीं है। तो ये क्या हुआ कि आपके मन में असमंजस की स्थिति है। तो इस दौरान क्या होता है कि या तो आप अच्छा करोगे या बुरा फैसला लोगे। तो इसके क्रम में आप कई लोगों से विचार भी लेते हो कि कैसे करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये आपने क्या किया कि दूसरों को निर्णय से आपने निर्णय लिया, लेकिन जब आप अपने अनुसार लेते हो, जैसे नहीं मुझसे क्यों नहीं होगा, आप अपने आप से प्रश्न करो, अगर मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो इस तरीके के जब जो प्रश्न आते हैं और उसके बाद आप निर्णय लेते हो, तो उसे कहते हैं स्व निर्णय, यानी खुद के क्षमताओं द्वारा आप जो निर्णय लेते हैं, अपने विवेकपूर्ण यानी अपने अनुसार जो निर्णय लेते हो। ठीक है। तीसरा, स्व अनुक्रिया यानी कोई एक्शन करना स्वयं के द्वारा। आपकी इच्छा हुई कि अभी मुझे पढ़ना है, तो आप क्या करो, खुद के द्वारा क्रियाएं कर रहे हो, अनुक्रियाएं कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी हमारा समाप्त हुआ। सॉरी, इसमें और भी कुछ चीज़ें। पहला ये था स्वनिर्देशन। ठीक है, दूसरा है स्वनिर्देशन, दोनों एक ही है। नहीं, ये स्वनियंत्रण है, यानी खुद के द्वारा कैसे आप नियंत्रण हासिल कर सकते हो, और स्वनिर्देशन यानी किसी को निर्देश देकर कैसे चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, चीज़ें का मतलब कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि निर्देशित करने का मतलब कि अगर जैसे आप मान लो एग्जांपल के तौर पे आप किसी गांव में रह रहे हो, ठीक है, और आपके आसपास के लोग जो हैं आपके प्रति गलत अवधारणाएं बनाए हैं। अब आपकी इच्छा होगी कि मैं उसे कैसे पॉजिटिव में बदलूँ, तो आप कोई ऐसी क्रिया करो या ऐसी कोई चीज़ें करो जहाँ पे गलत होने वाला था, आपने अपने क्षमताओं के बल पे उस चीज़ को सही निर्देश दिया, यानी सही डायरेक्शन दी, और वो चीज़ें सही हो गई। तो इससे क्या होगा कि लोगों के प्रति आपके मन में जो धारणाएं गलत थी वो पॉजिटिव फिर से हो जाएगी, और जो आपका स्वनिर्देशन यानी खुद के द्वारा जो निर्देश था वो कहीं ना कहीं आपके विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा देगी। अगला है स्व पुनर्बनन यानी फिर से बल देना किसी चीज़ पे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या क्या है। ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, तो शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार करने वाले मॉडल प्रस्तुत करें। यानी अगर आपको किसी का मॉडल बनना है, अगर आप मॉडल का मतलब कि उसका
उसके जीवन में कुछ अच्छा अच्छा रूप यानी उसके लिए कुछ फ़ायदा हो, वो आपके अनुसार जो आप करते हो वो करे, ठीक है, नकल करे। तो ये होता है मॉडल, ठीक है। तो क्या है कि अच्छा व्यवहार मॉडल, जैसे आप अगर विद्यालय में जाते हो और क्या हुआ कि बच्चे का मन है पढ़ाई करने का और आप क्या हो कि क्लास से गायब हो, तो ये क्या हुआ, निगेटिव प्रभाव हुआ। लेकिन अगर आप समय से पहुंच रहे हो, बच्चों के बीच एक्टिव हो, बच्चों को रचनात्मक कृत्य करने के लिए आप मदद कर रहे हो, तो ये क्या हुआ कि एक अच्छा रोल मॉडल आप स्थापित हो सकते हो। आप क्या हो कि हमेशा एक्टिव हो, आप जो बच्चों की ज़रूरत है उसके अनुसार कर रहे हो। तो ये क्या होता है कि एक अच्छा रोल मॉडल आप विकसित करें, और यही बंडूरा कह रहे हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या क्या है, ठीक है। दूसरा है बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने। तभी हमने कहा कि जो जैसे अभी जो कई स्कूल्स में देखे जाते हैं कि टीचर्स हैं वो सो जाते हैं या टीचर छुट्टी पे रहते हैं, ठीक है, और कोई ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इन सब कृत्यों से बचने का प्रयास कीजिए। तीसरा है शिक्षक विश्वास धारणा करने वाले संदेश देकर अन्य व्यक्तियों की सफलता बताएं, यानी सफलता सुनिश्चित करें। जैसे किसी का मन है कि मुझे स्पेस में जाना है, स्पेस टेक्नोलॉजी यानी उस क्षेत्र में चीज़ें करना है, तो उसे आप कल्पना चावला का एग्जाम्पल दे सकते हो, बछेंद्री पाल का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो उसके बाद जो भी साइंटिस्ट है, मून वगैरह जो भी हैं, तो उनके बारे में आप एग्जाम्पल दो, तो उससे क्या होगा कि उनका विकास उस क्षेत्र में बढ़ेगा। अगर उन्हें मन है एक्टर बनने का, तो आप किसी अच्छे एक्टर का नाम ले लो जिससे उसका मनोबल बढ़े। तो ये क्रियाएं जो है शिक्षा में बहुत महत्व रखती है, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट है, स्व नियंत्रण की विधि अपनाएं, यानी खुद को नियंत्रण करने का जो चीज़ें हैं उसे अपनाएं, जिससे उसके शिक्षा पे बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ेगा। अगला इम्पोर्टेंट है थॉर्नाइड का सिद्धांत। थॉर्नाइट के सिद्धांत क्या है? थॉर्नाइट का संबंधवाद का सिद्धांत, यानी संबंधों के संबंध किस प्रकार से होते हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसके अनुसार ये सिद्धांत है। तो क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो ये थॉर्नाइट ने किया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहला तो पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक का क्या सिद्धांत है, तो वो एक है संबंधवाद का, और दूसरा इसे क्या कहा जाता है, तो वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। जब कोई उद्दीपक प्राणी से समक्ष उपस्थित हो तब उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाती है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक प्रकार की बंधन अथवा संबंध बन जाता है, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध या एस या आर बॉन्ड जो भी हो करता है। तो बेसिकली देखो इसका अर्थ क्या है इस थॉर्नाइट का संबंधवाद का, कि आप मान लो कि राम हो और कोई श्याम है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अब उनके बीच में संबंध कैसे स्थापित हो, या उनका अगर संबंध है तो वो किस प्रकार से काम करेगी। तो अगर आप राम और श्याम के बीच में एक विश्वास की भावना है, ठीक है, वो कोई चीज़ें करते हैं तो उन्हें इतना विश्वास है कि वो बिना कुछ प्रश्न पूछे ही उनको विश्वास के दायरे में वो करने की आज़ादी देता है या छूट देता है। तो इससे क्या होता है कि विश्वास की संबंध है। अगर कोई आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है आपके खिलाफ गलत कर सकता है, तो ये जो संबंध है निगेटिव संबंध है। तो यही बेसिकली ये समझाने का थॉर्नाइट ने प्रयास किया है कि कैसे संबंधवाद जो है, जैसे जो संबंध है, ये प्रभाव डालती है। अगला इम्पोर्टेंट थ्योरी है, वो है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो उन्होंने 1958 में दिया था। अब देखो नैतिकता का अर्थ क्या होता है। अभी तो मैंने नैतिकता का पीछे बताया, लेकिन इन्होंने क्या किया वो देखें। नैतिकता वह गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक है न ही अनैतिक, वह अच्छा बुरा समाज से सीखता है। तो नैतिकता का मतलब होता है कि नैतिकता यानी नैतिक आप कैसे होते हैं, इसका आप नैतिकता का प्रभाव कैसे पड़ता है और कैसे आप जीवन में नैतिक बन सकते हैं। आप अगर
कमीशन का तैयारी करोगे तो नैतिकता को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और इसके प्रभाव वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो नैतिकता का बेसिक अर्थ वही है कि नैतिक चीज़ें करना या उस नैतिकता पे प्रभाव कैसे पड़ता है। तो अभी हमने समझा भी कि पीयर ग्रुप्स यानी दोस्त वगैरह, परिवार, परिवेश, जो आपके आसपास के पर्यावरण हैं, समाज की जो चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ें जो आपके आसपास के, वो सभी का कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे आपका जीवन उसके अनुसार या उसके विपरीत आगे बढ़ता है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित माना है। तो पहला प्रश्न है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो वो उन्होंने कोलबर्ग ने दिया। कब दिया? तो 1969 में दिया। और इसे और क्या कहते हैं? तो अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनेगा कि इसे 6 अवस्थाओं में बांटा है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो बेसिक क्या बोलते हैं मीनिंग क्या हो सकता है। सार्वभौमिक यानी सभी का विकास, यानी ठीक है, बच्चों का उन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। यानी सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वो इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। यानी सार्वभौमिक सभी के बीच में रहकर बच्चा गुजरता है। वो कितना भी अकेलापन रहने वाला हो या कुछ भी हो, वो स्कूल जाएगा तो वहाँ पे सभी के बीच में रहेगा ही। समाज में जाएगा तो वहाँ रहना ही पड़ेगा। अगर वो घर में है तो वहाँ पे घर में जितने भी बाल बच्चे हैं या जो भी बड़े छोटे, उन सब के बीच में रहता है। दूसरा इनका कहना है कि नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है, इस क्रम को बदल नहीं जा सकता। यानी नैतिक अवस्था का बिल्कुल बेसिक जो अभिप्राय है वो यह है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अगर वो शुरू में बचपन में तो उसमें नैतिक विकास की क्षमता कम होगी। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो जब 18 प्लस होगा, 12 प्लस होगा, 30 प्लस होगा, तो वैसे वैसे उसके जो समाज में जो क्षमताएं हैं नैतिकता के आधार पर फिक्स होने लगेंगे, तय होने लगेंगे। उसके जो क्रियाएं हैं, उन्होंने जो चीज़ कहा है, जो करने की उनकी इच्छा शक्ति है, जब उन्होंने पास्ट में जो किया है, उन सबके मापतौल के आधार पे नैतिकता का आधार किया जाता है, नैतिकता का विकास किया जाता है। तो बेसिक अर्थ ये है कि नैतिकता का जो विकास है वो चरण वाइज होता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें नैतिकता का विकास होता जाएगा, वो वैसे वैसे मोरल होता जाएगा और वैसे वैसे परिपक्व होता चला जाएगा। उन्होंने जो नैतिक जो डेवलपमेंट है उसका 6 स्टेज माना है। 6 स्टेज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो है प्रिंसिपल, सोशल कॉन्टैक्ट। प्रिंसिपल का मतलब है कि वो कैसे उसका विचार है, आचरण है। प्रिंसिपल वो प्रधानाध्यापक नहीं है, इसका मतलब है आचरण वगैरह व्यवहार कैसे करता है वो। सोशल कॉन्टैक्ट यानी समाज के साथ उसका कैसा संबंध है। तीसरा लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, यानी वो कानून वगैरह जो है उसके प्रति उसका कैसी नैतिकता है, यानी अगर कोई कानून से किसी को नुकसान हो सकता है तो उसका वो क्या परिप्रेक्ष्य रखता है। ठीक है। गुड बॉय गर्ल एटीट्यूड, यानी वो गुड बॉय यानी अच्छा लड़का या अच्छी एटीट्यूड, अभिवृत्ति, इसके प्रति उसका क्या विचार है। अगला है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी वो स्वयं का जो इंटरेस्ट है, स्वयं की जो इच्छाएं हैं उसके प्रति उसका कैसी नैतिकता है। अगला अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी जो पनिशमेंट जो मिलते हैं उसको अवॉइड करता है। तो ये 6 थ्योरी, आप अगर ये 6 नहीं भी याद रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा अगर याद रखोगे तो अगर इससे प्रश्न पूछते हैं तो आपकी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी आप इतना याद रखना कि कोलबर्न का जो मोरल थ्योरी है वो 6 आधारों पे है। ठीक है। अब इन 6 आधारों को उन्होंने 3 स्तर पर रखा है। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ये जो अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, अगर वो माता पिता कोई चीज़ उसे कहता है या परिवार के लोग या उसके दोस्त वगैरह या समाज में कोई बड़े उससे कुछ कहते हैं तो वो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। वो यहाँ पे विद्रोह नहीं करेगा कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी तो मेरे साथ ये चीज़ें होगा, ये नहीं। अगर माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा चावल ला दो, थोड़ा चीनी ला दो, तो वो उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। अगर माँ बोले कि बेटा पढ़ लो, पापा बोलेंगे कि स्कूल जाओ, तो ये क्या करेगा कि वो आज्ञा का पालन करेगा।
दंड की अवस्था यानी अगर वो कोई चीज़ गलत करता है तो होता है माता पिता फटकार लगाते हैं, जिससे जो बच्चा है उसके जो जीवन में जो गलत चीज़ें होने की संदेशा रहती है तो उससे वो दूर हो सके और वो सही क्रम में अपनी जीवन में आगे बढ़े। ठीक है। दूसरा क्या है, अहंकार की अवस्था यानी इस उम्र में जो बच्चा है अहंकार यानी अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिली तो वो क्या होगा कि वो उसका विद्रोह तो होता है वो अलग, लेकिन ये विद्रोह दूसरे टर्म में है। यानी उसे चाहिए तो चाहिए, अगर उसे खिलौना लेना है तो लेना है। आप अपने घर में भी देखते होंगे अगर किसी बच्चे को दूध चाहिए या किसी बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो ये जिद है कि मुझे चाहिए। ये अहंकारी पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, ये निगेटिव परिप्रेक्ष्य में कब हो जाएगा, वो आगे होगा तो वो उसे चाहिए। ठीक है। तो ये अहंकार की अवस्था है। दूसरा है परंपरागत अवस्था यानी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल स्टेज। प्रशंसा की अवस्था यानी अब यहाँ पे इस अवस्था में क्या होगा, परंपरागत अवस्था में कि उसे प्रशंसा की अभिलाषा होगी। अगर वो कोई चीज़ करता है, जैसे अगर उसने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए तो वो चाहेगा कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, उसे सकारात्मक ऊर्जा दे, तो इस तरीके की इच्छाएं होती हैं। दूसरा क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी वो चाहेगा कि समाज में अगर मैं कोई क्रियाएं करूं, समाज में कोई चीज़ें जो मैं करूं तो वो समाज के लोग मुझे सम्मान दे। अगर मैं कहीं जैसे कोई चीज़ें हो रही, समाज में कोई उत्सव हो रहा है या कोई पर्व हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि समाज में उसे बुलाया जाए, उसे समाज में सम्मानित किया जाए। अगर वो आगे बैठना चाह रहा है तो उसे आगे बैठने की इजाज़त दी जाए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो परंपरागत अवस्था में होती है। आखिरी क्या है, उत्तर परंपरागत स्तर यानी जो परंपरागत स्तर से आगे यानी 18+ की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते का बेसिक अर्थ है, आप मान लो कि आप किसी से प्यार करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी अभिलाषा है, आपकी अभी इच्छा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उससे मेरी शादी हो और मैं उसके साथ एक सुखी जीवन स्थापित करूँ। लेकिन वहाँ पे आप जिस समाज में रहते हो सकता है वहाँ पे इसकी इजाज़त नहीं हो, इसकी छूट नहीं हो, वहाँ पे लोग इसे गलत मानते हो। तो क्या होगा कि आपके पास कई समस्याएँ आ सकती है या हो सकता है कि 2 से 3 चीज़ें आ सकती हैं। पहले माता-पिता का उधर आपको देखना है, फिर समाज का देखना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप देखो कि मैं अपना प्यार चुनूँ या माता-पिता का जो उन्होंने जैसे होता है कि वचन दे रही हूँ या वचन देता हूँ कि ये नहीं करो नहीं तो मर जाऊँगी, जो भी हो। तो इस चीज़ में आप दुविधा में पड़ जाते हो, असमंजस की स्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पे क्या करते हो कि आप समाज के, परिवार के या अपने आस-पास के लोगों के कारण अपनी जो चीज़ें हैं उसके साथ आप समझौता करते हो। जैसे आप एक अन्य विकल्प भी ले सकते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपका मन है क्रिकेटर बनने का, ठीक है, लेकिन आपकी जो क्षमता है, क्षमता यानी आर्थिक क्षमता है, उस पे उतनी अच्छी आपकी परिवार की पकड़ नहीं है और उसमें आप बहुत कमज़ोर हो आर्थिक क्षमता में, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि समाज में बहुत से होता है कि तुम ही सचिन बनोगे, तुम ही विराट बनोगे, जो भी कह लें। तो उस स्थिति में क्या होता है कि बच्चा उसका क्या होता है कि जो क्षमता होता है उस पे वो संदेह करने लगता है और वो जो उसकी विशेषता होती है उस पे उसे संदेह होने लगता है और उस स्थिति में वो अपने क्षमताओं के साथ वो समझौता कर लेता है। ठीक है। तो बेसिक अर्थ वही है कि अपने जो सपने हैं या अपनी जो चीज़ें करने की अभिलाषाएं हैं उसके साथ समझौता करना ही ये उत्तर परंपरागत स्तर का एक सिद्धांत है। ठीक है। अगला है सार्वभौमिक सिद्धांत। तो उत्तर यानी 18+ में सार्वभौमिक सिद्धांत, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोगों को होता है कि सभी का विकास हो, जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उसका भी विकास हो ऐसी हम कल्पना करते हैं। ठीक है। तो हमने कोलबर्ग का थ्योरी देख लिया, इसके मोरल स्टेज कैसे हैं, 6 स्टेज है। 6 स्टेज में हमने इसको 3 भागों में बांटा। पहला था पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें 2 चीज़ें करता है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। दूसरा है परंपरागत अवस्था, प्रशंसा या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यह तीसरा उत्तर परंपरागत, जिसमें सामाजिक समझौते एवं सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था।
तो आपने लगभग कोलबर्ग के थ्योरीज को भी समझ लिया, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप मानो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इजीली सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद में कोई किताब भी मत पढ़ो, मैं तो ये कहूँगा आप एक बार दो बार लेक्चर देखो, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं विथ एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसे दैनिक जीवन से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती क्या है, ये यही है कि आप अपने जीवन में के अनुसार चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। मेरा अगर एग्जांपल आपको समझ नहीं है तो आप अपने आप को केंद्र बिंदु में रखें और आप सोचें कि क्या मैं 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में सच में दंड होता था, आज्ञा का पालन करता था, या क्या मैं समाज के विद्रोह आगे की उम्रों में करता था? क्या मैंने इस उम्र में, जो अभी मैं 20-21 की उम्र में हूँ, यहाँ पे समाज के साथ समझौता कर रहा हूँ, अपनी इच्छाओं को मार रहा हूँ? तो अगर ऐसे आप चीज़ों को समझते हो ना, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो हो सकता है एग्ज़ाम में आए, नहीं तो आएंगे यही सब प्रश्न में थोड़े बहुत अंतर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दूसरा है सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, चौथा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न को समझने का देखो कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करना, जब एग्जाम हॉल में जाना तो पहले क्या करना, कोलबर्ग के नैतिक तर्क। तो कोलबर्ग के नैतिक तर्क आपको पता चल गया कि ये प्रश्न कहाँ से है, तो कोलबर्ग के मोरल थिंकिंग। तो ये जैसे ही आपने समझा तो आपके अंदर में तीन आ गए कि तीन अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, कैसे उत्तर वाला, परंपरागत या उसके पहले वाला। तो इस तरीके से आपके तीन माइंड में आ गए। अब आप याद करो कि पहला चरण में क्या था, तो आज्ञा और दंड की थी। दूसरे में क्या था, तो जो भी है, पहला में अहंकार भी था, दूसरे में क्या था, तीसरा में कैसे वो अपनी अभिलाषाओं को या सामाजिक सिद्धांत समझौता कर लेना। तो ये आपके मन में तीन प्रश्न आ गए, तीन चरण आ गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न बनाने में आसानी होगी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किसी बच्चे को गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी, यदि ईमानदार हैं तो माता पिता को गर्व होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा गिरता है, ठीक है, कोई बच्चा अगर गिर गया तो उस पर आप कैसा रिएक्शन देते हो? तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि ईमानदार है तो गर्व होगा, यानी आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है। प्रश्न में साफ पूछ रहा है ईमानदार हैं तो, यानी पॉजिटिव, उसके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना है। तो सकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि आपको वहाँ पे गुड बॉय बनना है, या गुड गर्ल बनना है, या गुड एटीट्यूड रखना है, या गुड एटीट्यूड रखना है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे ईमानदार आ गया, तो इससे आपके प्रश्न स्पष्ट हो गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, यानी उस पर गुड बॉय और गुड गर्ल का जो भी एटीट्यूड है उस पर केंद्रित आपको रहना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न बनाओगे ना तो आपके 100+ स्कोर ईजिली होंगे। मुझे जैसे 120+ थोड़ा टफ हो जाता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, और दूसरे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में आपके समय का अभाव रहता है, समय का पता ही नहीं चलता पहले कौन प्रश्न बनाने हैं। तो इस तरीके से आप प्लीज़ प्रश्नों को समझना और तब उत्तर देना। मुझे नहीं बनाने भाई 150, मुझे 120 ही बनाने, लेकिन 100 सही करने। अगर ये आपका एटीट्यूड है ना, ये अप्रोच है, तो आप डेफिनेटली आप सफल होंगे और कोई आपको नहीं रोक रहा। दूसरा है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? अब देखो इसमें क्या है, कोलबर्ग के सिद्धांत, तो कोलबर्ग के सिद्धांत आप रख लो पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार। पूर्व पारंपरिक यहाँ पूछ रहा है, तो आपको पता चल गया पूर्व पारंपरिक स्तर में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा है कि निर्णय लेते समय किसके लिए व्यक्तिगत मोड़ होगा, यानी जब वो निर्णय लेता है, नैतिक निर्णय यानी मोरल जो डिसीजन लेता है उसका क्या पक्ष होगा, ठीक है। पहला है व्यक्तिगत जरूरों की इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या संभावित सजा शामिल है। तो आपने पढ़ा है कि पूर्व परंपरागत स्तर जो है उसमें आज्ञा एवं दंड है, अहंकार है। तो इसमें ऑप्शन में साफ साफ दिया हुआ है कि संभावित सजा, अगर वो नैतिक निर्णय लेते समय अगर थोड़ा इधर उधर होता है न, गलत या सही, माता पिता के द्वारा उसे सजा का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ प्रश्न में साफ दिया हुआ पूर्व पारंपरिक स्तर, अगर आप आगे का प्रश्न नहीं भी पढ़ते हो तब भी
भी चलेगा, सिर्फ 4 ऑप्शन देख लेते फिर भी आपका उत्तर आ जाता। अगला है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? यानी यहाँ पे नैतिकता नहीं है, अनुपस्थिति। ऐसे प्रश्न आप हो सकता है, एक प्रश्न पर से उपस्थिति, इसलिए हाईलाइट कर लेना आप, अनुपस्थिति और क्या है, नैतिकता। ठीक है, इन दो, पहला है थर्ड स्तर, फोर्थ स्तर, फर्स्ट स्तर, सेकेंड स्तर। तो आपको पता है कि जो पहला स्तर है, पूर्व जो क्रियात्मक स्तर है, उसमें बच्चा का क्या होता है कि वो आज्ञा का पालन करता है, उसे पता नहीं कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, वहाँ पे वो नैतिक निर्णय नहीं ले पाएगा। अभी तो वो बढ़ ही रहा है, अभी तो चीज़ें सीख ही रहा है। जैसे ही वो 7-8 क्रॉस करेगा, 6 साल का उम्र क्रॉस करेगा, जैसे ही वो परंपरागत अवस्था में आएगा, तब वो नैतिक दुविधा को समझेगा, नैतिक चीज़ों को समझेगा, फिर उसे सम्मान की आवश्यकता पड़ेगी, तब उसे सामाजिक अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो इस साफ है, नैतिकता की अनुपस्थिति। आप अगर इतना भी प्रश्न समझ गए, नैतिकता की अनुपस्थिति, तो आपको पता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें नैतिकता अनैतिकता की कोई धारणा नहीं होती। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला खंड। तो ये हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे और शायद होंगे। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य को जन्म दे सकता है। यानी एक शिक्षक है तो कौन कौन सी वो गतिविधियां करेगी जिससे बच्चों में नैतिकता यानी मोरल डेवलपमेंट हो। प्रश्न में साफ है। पहला है, व्यवहार कैसे करे पर सख्त निर्देश। तो सख्त निर्देश देगा तो नैतिकता क्या होगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। नैतिकता मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना एक पॉजिटिव है। व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना, अगर वो व्यवहार बच्चों में शुरू से स्पष्ट नियम रखेगा तो हो सकता है उसमें निगेटिव थॉट्स पड़े। तीसरा है, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। आपको पता है कि धार्मिक नहीं बल्कि सेकुलर शिक्षा पर महत्व देना है, जिसमें धार्मिक की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे शामिल करना है। तो आपने देखा कि नैतिक मुद्दों को चर्चा में शामिल करना, तो ये क्या होगा, नैतिकता व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास को स्पष्ट चरण नहीं दिए। कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार को एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। तो आपने देखा कि सांस्कृतिक स्तर का भी उन्होंने हिसाब दिया और उन्होंने बताया कि कैसे नैतिकता का विकास में सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय सबका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नैतिकता का हिसाब नहीं दिया, ये गलत बात है, दिया है उन्होंने। अब इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है सिगमंड फ्रॉड का साइक्लोएनालिटिक थ्योरी, यानी मनोविश्लेषण, यानी मन के द्वारा जो विश्लेषण करते हैं वो किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये कहाँ के निवासी है, तो ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ वियना के हैं ये। इन्होंने कितने 3 स्तर में मन की चेतना यानी मनोविश्लेषण को प्रतिपादन किया है। पहला है चेतन मन, जिसमें 10% यानी आपके जो मन की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसका 1/10। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो उसका एक भाग जो है वो आपकी चेतना जो है, आपकी जो मन की बातें हैं वो आपको आगे आने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है अर्ध चेतन मन, यानी असमंजस की स्थिति 50% हाँ करना है, 50% ना करना है। तीसरा है आदतन चेतन चिंतन या आदतन मन, यानी आपको अब आप दृढ़ संकल्प हो कि बस करना है, ये 90% सही है। अगर कोई प्रश्न में आप फंस रहे हो तो आपको लेनी 90 सही है 10 गलत है, तो क्या होगा कि आप 90% के साथ आगे बढ़ते हो। चेतन मन का अर्थ क्या है, यह मन वर्तमान से संबंधित है, यानी जो चेतना जो आप सोचते हैं वो क्या, वर्तमान, अभी आप सोचोगे उसका रिएक्शन बाद में करोगे। ठीक है, यानी अभी जो आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार आप सोचते हो, उसे चेतना कहते हैं। ठीक है। अर्ध चेतन मन, ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज़, पर जब मन ज़्यादा जोर दिया जाए तो वो चीज़ याद आ जाती है, यानी 50-50 का सामंजस्य। अचेतन, जो मन में चेतना नहीं होता, यह दुखी दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। मन के आधार को फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, इदम, अहम, परहम। आईडी यानी आइडेंटिटी, ईगो मतलब जो आपका अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है उसे ईगो, और सुपर ईगो यानी बहुत ज़्यादा अहंकार। इसे समझने का प्रयास करते हैं। ईगो, इदम,
सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है या अचेतन मन से जुड़ा होता है। बेसिकली समझो, ईदम का मतलब है आइडेंटिटी, यानी आपको जो चीज़ें हैं वो आपके अनुसार होती है, आपके नियंत्रण में होती है, उसे ही ईदम कहते हैं। दूसरा है अहम, इसमें वास्तविकता पर आधारित होता है या अर्ध चेतन, यानी जो 50-50 की जो संवेदनाएं होती है उस पर आधारित ईगो होता है। तीसरा है सुपर ईगो, यह आदर्शवादी सिद्धांत है, यह आईडी और ईगो पर नियंत्रित करता है, यह पूरी तरह से सामाजिक एवं नैतिकता पर आधारित है, यह चेतन मन से जुड़ा होता है। और इम्पोर्टेंट है, उन्होंने क्या किया है कि साइमन फ्राइडे ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया है। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी जीवन के अनुसार जो प्रवृत्ति होती है, जो चीज़ें होती है वो कैसी होती है, तो इसमें होता है काम, वासना, भूख, व्यास शामिल है। यानी जो जीवन के जो मूल प्रवृत्ति है, जो बेसिक जो नेचर है वो क्या है, काम करना, वासना करना, भूख लगना और व्यास करना। दूसरा उन्होंने क्या बताया, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी मृत्यु के क्या बेसिक नेचर है, तो वो है घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है, इसका संबंध विनाश से है। यह मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रकृति के विपरीत कार्य करती है, इसमें व्यक्ति आक्रामक एवं विध्वंसक कार्य करता है, इसे फ्रायड ने थेनोटस कहा। यानी बेसिकली मृत्यु का जो प्रवृत्ति का जो अर्थ है वो है कि विनाशात्मक, यानी आप विनाश की ओर जो क्रियाएं करती है वो आपको गलत दिशा में ले जाती है। एक यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न और पूछता है कि मन की तुलना वर्ब से किसने की है, तो मन की तुलना वर्ब से किसने की है, सिगमंड फ्रायड ने। अगला इम्पोर्टेंट है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वेरी वेरी स्पेशल, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग पाठचर्या विकास, योजना निर्देश, पाठ्यक्रम गतिविधियों के चयन और संबंधित मूल्यांकन रणनीतियों के लिए किया जा सकता है। यानी बेसिकली जो बुद्धि यानी मल्टी इंटेलेक्चुअल जो थ्योरी है, इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं। जैसे आप कोई योजना बनाते हो या कोई क्रिया करते हो, तो आपका मन हुआ कि जो हम योजना बना रहे हैं उसे रचनात्मकता कैसे बनाया जाए, उसे प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, उसे किन किन माध्यमों से अलग स्तर यानी उच्च स्तर का बनाया जाए, कैसे दूसरों से अच्छा किया जाए। तो ये जो चीज़ें होती है, क्या हुआ, बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी आप क्रिया एक ही कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आपके जो चीज़ें करने की क्षमताएं हैं वो अलग अलग है, एक से ज़्यादा है। आप उसमें कुछ अतिरिक्त करना चाहते हो जिससे वो अलग से बेहतरीन और अलग से प्रभावशाली लगे। तो इसका बेसिक अर्थ यही है। आगे है, गार्डनर बताते हैं कि हर किसी के पास विभिन्न बुद्धिमत्ता में ताकत और कमजोरियां होती है। यदि यही कारण है कि शिक्षक को तय करना चाहिए कि विषय वस्तु और छात्रों के व्यक्तिगत वर्ग को देखते हुए पाठ्यक्रम सामग्री को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। यानी अर्थ यह है कि जो बुद्धिमत्ता, जो इंटेलिजेंस है, अगर आप एक टीचर हो, एज अ टीचर आप कोई क्लास में पढ़ाते हो, तो आपको ये नहीं करना कि मुझे क्या आती है, या ये नहीं करना कि सभी कॉमन स्टूडेंट है, बल्कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग हैं। कोई होगा बहुत जल्दी सीखता होगा, कोई बहुत समय में सीखता होगा, या होता है कोई जल्दी रिएक्ट करता होगा, कोई हमेशा टॉपर आता होगा, कोई हमेशा पीछे रहता आता होगा, तो कोई मैथ में तेज़ होगा तो कोई इंग्लिश में तेज़ होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक एक ही दिशा में सबको नहीं पढ़ानी, बल्कि आपको ये आपके मन में होना चाहिए कि जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ एज ए टीचर, जो मैं सिखा रही हूँ, क्या वो सभी बच्चों पे इक्वल प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो सभी बच्चे समान भाव में सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो इससे छात्रों के बीच में एक समावेशी विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, यानी सभी का विकास समान रूप से होता है, ठीक है। 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी लिखी, जिसमें गार्डनर ने बहुबुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं बताई। ये बुद्धि संबंधी योग्यताएं निम्नांकित है। ये सिद्धांत उन्होंने कब बताई, तो 1983 में, प्रश्न पूछेंगे 1983 में, और किस पुस्तक में बताई, तो उन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी उसमें लिखा। अब इसके कौन कौन से योग्यताएं हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो हम लोग देखते हैं।
पहला है दृश्य स्थानिक या आकाशीय योग्यता यानी विजुअल और स्पेशियल। जो लोग विजुअल या स्पेशियल में मजबूत होते हैं वे चीज़ों को देखने में बाकी लोग से अच्छे होते हैं। यह व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे, चार्ट, वीडियो और चित्रों को देखने में अच्छे होते हैं। तो विजुअल और स्पेशियल माने आप समझ गए होंगे। विजुअल मतलब कोई चीज़ें आपको दिखाया जाता है या कोई चीज़ें जो आप देखने की बात करते हैं। स्पेशियल वही नक्शे, चार्ट जो होते हैं या मानचित्र का जो हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें वो क्या होते हैं कि उन चीज़ों के माध्यम से वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। शाब्दिक, भाषाई या संबंधी योग्यता। जो लोग वर्बल या लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई में मजबूत होते हैं वो लिखते, बोलते समय शब्दों का अच्छी तरीके से उपयोग करने में सक्षम रहते हैं। यह लोग कहानियाँ लिखने में अच्छे होते हैं। तो बेसिकली देखो, जिसके पास वर्ड की भंडार होगी, जिसके पास बहुत सारे शब्द होंगे, वो चीज़ें लिखने के टाइम में अगर उन्हें आंसर राइटिंग करने हैं या संवाद करना है, स्पीच देना है, तो वो उसमें ज़्यादा अच्छे होंगे। उन्हें किसी चीज़ को जैसे मन में रख कर किसी चीज़ को एक विजुअलाइज़ कर कर सोच कर उसको वो चित्रित कर सकते हैं शब्दों में, यानी उकेर सकते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल आप शायरी का ले लो। कोई शायर किसी चीज़ को क्या करता है, वो पहले उसको एक सोचता है और उसको विजुअलाइज़ करता है कि ये चीज़ें हो सकती है। और वो तभी हो सकता है जब उसका शाब्दिक और जो संबंधी योग्यता है वर्बल और लिंग्विस्टिक मजबूत होगा, तभी वो चीज़ों को विजुअलाइज़ करके कॉपी में या पन्नों में जहाँ भी आप समझ लो वो लिख सकता है, उसे उकेर सकता है। ठीक है। तार्किक गणितीय संबंधी योग्यता। जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल वृद्धि में मजबूत होते हैं वो तर्क पैटर्न को पहचानने, तार्किक रूप से समस्याओं को विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं। तार्किकता का अर्थ है बेसिक कि गलत या सही। अगर कोई चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप किस हद तक उसे पहचान पाते हैं कि वो गलत है या सही है। आप उन चीज़ों को खंडन कैसे करते हैं, तो वो होता है तार्किकता के आधार पे। अगला है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, यानी जो लोगों को शरीर की गति, क्रिया करने और शारीरिक नियंत्रण से अच्छा कहा जाता है, उन्हें शारीरिक क्रियात्मक योग्यता अच्छा होती है। संगीतात्मक योग्यता यानी संगीत में जो अच्छे होते हैं। अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता, जो दूसरों को समझने और बातचीत करने में अच्छे होते हैं। अंतरा विषयक या अंतरा व्यक्तित्व, जो अपनी भावनात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं से अवगत कराने में अच्छे होते हैं। प्राकृतिक यानी जो नेचर की तुलना में अधिक प्रतिरोध से अच्छे होते हैं, है ना। तो ये जो 8 चीज़ें हैं ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुरूप है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट है वो है वैन हीले का सिद्धांत। वैन हीले का जो सिद्धांत वो बेसिकली है कि ज्यामिति यानी ये मैथमेटिक्स का सिद्धांत है। उनके अनुसार ज्यामिति के चिंतन का 5 स्तर होता है। पहला है प्रत्योक्षण स्तर 0, यानी इसमें होता है कि उपस्थिति के आधार पर आकृति का वर्णन करना और छांटना, यानी जो नंबर्स है उसके अनुरूप ही उसका वर्णन करना, ये इसके कितने रिजल्ट आएंगे, उसके कौन सी चीज़ें छांटनी है, तो वो बेसिकली प्रत्योक्षण स्तर पे होता है। दूसरा है वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक या विश्लेषण स्तर। छात्र ज्यामितीय आकृतियों के गुणों को विश्लेषण और नमोलेख शुरू करते हैं। यानी वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक का मतलब है कि विश्लेषण, आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसको किस फार्मूला पे कर रहे हैं। ज्यामिति आप सीख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको किन किन फार्मूलाज के आधार पे करते हो, तो वो बेसिकली होता है वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक स्तर, जो 1 नंबर है। ठीक है। पहला था प्रत्योक्षण स्तर 0, जिसमें क्या होता है कि आकृति जो भी नंबर से डाटा है उसका वर्णन करते हैं, छांटते हैं। ठीक है। तीसरा है अमूर्त संबंध परक या अनौपचारिक निगमन स्तर, ये दूसरा स्तर है। गुणों और आकृतियों के बीच संबंध को सार्थक और सार्थक परिभाषाएं निर्मित, यानी अमूर्त चीज़ें हैं तो उसे सार्थक चीज़ों के माध्यम से परिभाषित करना, उसके बीच में संबंधों को उकेरना, इसे कहते हैं अमूर्त निगमन स्तर। अगला है औपचारिक निगमन स्तर। इसमें क्या होता है कि छात्र निगमनात्मक ज्यामिति प्रमाण प्रदान कर सकते हैं और आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। आपने देखा कि औपचारिक जो स्थिति हमने जो पिछले सिद्धांत में देखा, तो औपचारिक स्थिति 12+ जब हो जाता है बच्चे, तो उसमें जो चीज़ें होती है वो औपचारिक होती हैं। उसे वही क्रियाएं अच्छी लगेगी, उसे वही क्रियाएं
करने में पसंद आएगी जो उसके अनुकूल होगा। तो ये भी बेसिकली उसी से रिलेटेड है, बस आपके वर्ड्स चेंज हो गए हैं। अगला है गणितीय दृढ़ता स्तर। यह अंतिम चरण है जहाँ ज्यामितीय के गणितज्ञ के रूप में समझा जाता है। इसलिए दृढ़ता वैन हिले सिद्धांत के अंतिम स्तर पर प्रतिबंध करता है, यानी डेडिकेशन। दृढ़ता का बेसिक मतलब होता है डेडिकेशन। तो इसी के साथ हमने बहुत ही कम समय शब्दों में बहुत से सिद्धांतों को समझा और उसके जो भी प्रश्न आने की संभावना है उसे हमने समझा। प्रयास करूँगा कि और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपको एग्ज़ाम में जहाँ तक हो सके आपकी मदद कर सकूँ। तो हमने किसके किसके सिद्धांतों को देखा? वैन हीले, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, और हमने देखा कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, और हमने देखा वाटसन का सिद्धांत, थॉर्नडिक वाटसन का जो सिद्धांत है उसे हमने देखा। संबंधवाद का सिद्धांत, कैसे वो संबंध स्थापित होता है, और हमने एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को देखा। उसके अलावा हमने चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत देखा, वाइगेत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखा। तो हमने और इसके अलावा जीन पियाजे का सिद्धांत को देखा। तो हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसका हमने अच्छे से विश्लेषण किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे, और आपको इससे संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न हो मन में तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है कि मैंने लगातार क्लास ली है ये 1-1.5 घंटे की, कहीं पे कोई स्टॉपेज नहीं है, तो कोई चीज़ें त्रुटिपूर्ण मेरे निकल गया होगा। तो अगर आपको लगे कि ये मैंने गलत समझाया है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसे अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए, और जहाँ तक हो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसे रिकॉल करने की क्षमता विकसित कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पढ़ाए हुए तभी काम आएंगे या पढ़े हुए तभी काम आएंगे जब आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं और वहाँ पे सही सभी चीज़ों को लागू कर पाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, जिससे मुझे भी लगेगा कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं और जिनको भी ज़रूरत है उनको ये उन तक ये पहुँच सके। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।